हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज के इस नए सेशन में। अपने लास्ट लेक्चर में मैं आपको पैरेलैक्स मेथड के बारे में बता दिया था और बड़े बड़े डिस्टेंस को मेजर करने के डिफरेंट और तरीकों के बारे में बताया था। आज के लेक्चर में हम पैरेलैक्स मेथड पे कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और फिर उसके बाद बहुत छोटे मॉलिक्यूलर डिस्टेंस को कैसे मेजर करते हैं वो आपको मैं सिखाऊंगा। ठीक है, तो राइट डाउन टॉपिक, दैट इज टॉपिक नहीं पर न्यूमेरिकल करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, कन्वर्ट 1 degree, 1 second, 1 degree 1 minute and 1 second into रेडियन। 1 डिग्री 1 मिनट और 1 सेकेंड को रेडियन में कन्वर्ट करना है। अगर आपने मेरी बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर को अटेंड किया होगा तो वहाँ पे मैं जिस चीज़ सिखाया था आपको कि कैसे डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। एक टर्म याद रखना बच्चों, टर्म क्या है, 2 पाई रेडियन इक्वल्स टू 360 डिग्री। ठीक है, या फिर 360 डिग्री इक्वल्स टू 2 पाई रेडियन। तो यहाँ से 1 डिग्री इक्वल्स टू कितना जाएगा, 1 डिग्री इक्वल्स टू जाएगा 360, 2 पाई रेडियन इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो 1 डिग्री विल बी इक्वल टू 2 पाई बाई 360 रेडियन and this will be equal to pi by 180 रेडियन। ठीक है बच्चों, अब वैल्यू यहाँ पे रख लो। वैल्यू कितना हो जाएगा, तो पाई का वैल्यू 3.14 डिवाइड बाई 180। इसको जरा कैलकुलेट कीजिए। इसका वैल्यू मेरे ख्याल से इसका वैल्यू आएगा 1.745 into 10 to minus 2 रेडियन। 1.745 into 10 to minus 2 रेडियन। ओके, तो इसको यहाँ पे हमने क्या किया, 1 डिग्री को कन्वर्ट कर दिया कितना में, रेडियन में। सेकेंड क्वेश्चन इज कन्वर्ट 1 मिनट इनटू रेडियन। अब आप याद रखना बच्चों कि 60 मिनट इक्वल्स टू 1 डिग्री होता है। 60 मिनट इक्वल्स टू क्या होता है, 1 डिग्री। तो यहाँ पे तो अपने को ऑलरेडी 1 डिग्री का रेडियन वैल्यू आया है। तो 1 डिग्री का रेडियन वैल्यू है, हम बोल सकते हैं कि 60 मिनट का भी वही वैल्यू होगा, बिकॉज 60 मिनट इज इक्वल टू 1 डिग्री। तो वी नो दैट 60 मिनट equals to 1 degree and 1 degree equals to 1.745 into 10 raised to minus 2 radian। ठीक है बच्चों, तो this implies 1 degree equals to कितना जाएगा, 1.745 into 10 raised to minus 2 divided by 60 radian। अब जल्दी से इसको कैलकुलेट कर लीजिए। इसका जो वैल्यू होगा मैं बताता हूँ, आप घर पे इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। इसका वैल्यू होगा 2.91 into 10 raised to minus 4। This will be equal to 2.91 into 10 raised to minus 4 रेडियन। ठीक है, अब आता है थर्ड वाले में बच्चों। थर्ड में क्या बोल रहा है कि 1 सेकेंड को आप रेडियन में कन्वर्ट कीजिए। तो याद रखना बच्चों, 1 मिनट में कितना होता है, 60 सेकेंड होता है और 1 मिनट का वैल्यू अपने को ऑलरेडी पता है। 1 मिनट का वैल्यू अपने को ऑलरेडी पता है। 1 मिनट का कितना है, इतना रेडियन में आ गया है। तो दिस इज इक्वल टू 60 सेकेंड। 60 सेकेंड इक्वल्स टू 1 मिनट और 1 मिनट इक्वल्स टू 2.91 into 10 raised to minus 4 रेडियन। तो therefore बच्चों 1 सेकेंड इक्वल्स कितना जाएगा, 2.91 into 10 raised to minus 4 होल डिवाइडेड बाय 60 और इसका जो वैल्यू आएगा वही मैं आपको बता देता हूं, दैट इज इक्वल टू 4.85 into 10 raised to minus 6 रेडियन। ठीक है ना बच्चों, आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा कि डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, सेकेंड को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, मिनट को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो ये रटने की जरूरत नहीं है, बार बार आपको क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। ठीक है, ऐसे चीजों को आप रटना चालू कीजिएगा तो आपको बहुत ज्यादा अमाउंट, मतलब एक पूरा नोटबुक भर जाएगा रटने वाले चीजों फॉर्मूलों से। तो अपने को मिनिमम फार्मूले में मैक्सिमम रिजल्ट बनाना है। कम से कम चीजों को याद करते हुए ज्यादा ज्यादा अपने क्या करना है, स्कोर करना है, और ये होता है। ठीक है, अगर आप कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग रहिएगा, सब कुछ समझ जाइएगा तो आप इजीली ये काम कर सकते हैं। क्या जरूरत है इतना चीज याद करने का, आप बस इतना ध्यान रखिए ना कि 360 डिग्री इक्वल्स टू 2 पाई रेडियन। ठीक है, 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट, 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड। सारा का सारा आप खुद से कर सकते हैं, साइंस के स्टूडेंट है उतना तो आप कर ही सकते हैं। ओके, अब चलते हैं आगे बच्चों। एक और क्वेश्चन है, अगले वाले क्वेश्चन में इसमें कुछ वैल्यूज की अपने को जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ इन सभी वैल्यूज को। हालांकि बार बार इसको याद करने की जरूरत नहीं, मैं आपको बोल
रहा हूँ, एग्जाम तक आप भूल ही जाइएगा, ठीक है। तो आपको कैलकुलेशन आना ही चाहिए। 1 डिग्री इक्वल्स टू 1.745 इंटू 10⁻², रेडियन। दूसरा जो है सो 1 मिनट का वैल्यू आया है, 1 मिनट इक्वल्स टू कितना है, तुम कहाँ हो, बोला मैं यहाँ हूँ, ओके। तो 2.91 इंटू 10⁻⁻4 रेडियन, एंड 1 सेकेंड का जो वैल्यू आया बच्चों वो आया है, तुम कहाँ हो, मैं 4.85 इंटू 10⁻⁶ रेडियन, ठीक है बच्चों। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन इज from two diametrically opposite points, from two diametrically opposite points, ठीक है। एंगल ऑफ मून from two diametrically opposite points on earth angle of moon was calculated, angle of moon was calculated and it was found to be एंगल तुम कितना हो, तो एंगल बोला मैं हूँ 1 डिग्री 54 मिनट, 1 डिग्री 54 मिनट। If diameter of पृथ्वी, if diameter of earth is, दिया हुआ क्वेश्चन में diameter of earth का वैल्यू है 1.276 इंटू 10⁻⁷ मीटर, 1.276 into 10⁻⁷ meter. Then find distance of earth from moon from earth. Then find distance of moon from earth, यानी चंद्रमा का, चांद का धरती से डिस्टेंस पूछ रहा है। ओके बच्चों, जल्दी से पहले क्वेश्चन नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चन भी एनसीईआरटी का ही है, क्वेश्चन नंबर 2.3। लैंग्वेज माइट बी डिफरेंट, लेकिन क्वेश्चन यही है, ठीक है। इसके पहले वाला जो क्वेश्चन में कराया था वो भी एनसीईआरटी का ही था, क्वेश्चन नंबर 2.1। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 2.3, ठीक है बच्चों। चलिए इसको सोल्व करते हैं। बहुत आसान है, पैरेलैक्स मेथड पे ही है। सबसे पहले आप इसमें वैल्यूज को नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन क्या बोला है, फ्रॉम टू डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स ऑन अर्थ, यानी अर्थ के डायमीटर के दो अलग अलग उल्टे पॉइंट्स थे, यानी एक उस पार और एक इस पार अर्थ के, एक मान लो कि ईस्ट साइड में और दूसरा क्या वेस्ट साइड में। हम वो करके क्या करते हैं, मून का एंगल मेजर करते हैं। एंगल ऑफ मून वाज कैलकुलेटेड एंड इट वाज फाउंड टू बी 1 डिग्री 54 मिनट। यानी सबसे पहले तो एंगल ऑफ मून को दिया, थीटा का वैल्यू कितना, 1 डिग्री 54 मिनट। बहुत बढ़िया। डायमीटर ऑफ अर्थ भी गिवन है, डायमीटर ऑफ अर्थ इज 1.276 into 10⁻⁷ मिनट, 10⁻⁷ मीटर। d equal to 1.276 into 10⁻⁷ मीटर। अब अपने को कैलकुलेट करना है बच्चों डिस्टेंस ऑफ मून, चंदा मामा का डिस्टेंस फ्रॉम धरती माता। ओके, चलिए फाइंड करते हैं। देखो बच्चों, ये है अपना अर्थ, ठीक है। ऐसा नहीं है, बोलना चाहूं, ये हो गया अपना अर्थ। इसके दो डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट, दिस इज पॉइंट ए और इसका अपोजिट वाला पॉइंट कौन सा हो गया, बी। और यहां से हमने मेजर किया है चंदा मामा का डिस्टेंस, ठीक है। तुम हो चंदा मामा, तुम हो मून। डायमीटर ऑफ अर्थ बच्चों दिया हुआ है, डायमीटर ऑफ अर्थ दिया हुआ है और ये वाला डिस्टेंस फाइंड करना है। लेट दिस डिस्टेंस इज r। तुम कितना हो, तुम r। अब ये वाला वैल्यू अपने को फाइंड करना है। क्या अपने पास थीटा है, हाँ अपने पास थीटा है, बहुत बढ़िया।
हम बहुत ही इजीली यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं क्या, L इक्वल टू आर थीटा। हम एज्यूम करेंगे कि ये क्या है, ये आर्क है। तो अगर ये आर्क, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस ऑलमोस्ट क्या होंगे, इक्वल होंगे, इन दोनों को इक्वल मान करके हम वर्क कर लेंगे। तो अगर ये आर्क है तो आर्क का लेंथ ऑफ आर्क इक्वल टू रेडियस इनटू एंगल ऑफ आर्क। ये फॉर्मूला पढ़े हुए हैं। तो लेंथ ऑफ आर्क अपने को फाइंड दिया हुआ है कितना, d, अपने को r फाइंड करना है और थीटा अपने को क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, एक लोचा है। लोचा क्या है कि यहाँ पे जो थीटा दिया हुआ है बच्चों वो डिग्री और मिनट में दिया हुआ है, बट व्हाइल सॉल्विंग क्वेश्चन वी हैव टू टेक थीटा इन रेडियन। तो चलिए इसको पहले रेडियन में कन्वर्ट करते हैं। तो थीटा इक्वल्स टू 1 डिग्री 54 मिनट। तो 1 डिग्री इक्वल्स टू कितना, 60 मिनट, एंड प्लस एडिशनल में कितना है 54 मिनट। तो उन दोनों को हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाओगे, ये बोले 114 मिनट। क्या सही है, 6 5 11 बिल्कुल सही। ठीक है, तो ये हो गया अपना मिनट में कन्वर्ट हमने कर दिया। अब अपने को मालूम है 1 मिनट इक्वल्स टू इतना रेडियन, 1 मिनट इक्वल्स टू इतना रेडियन, तो इतना मिनट इक्वल्स टू कितना रेडियन हो जाएगा। देयरफॉर थीटा का जो नया वैल्यू आएगा, एंगल का जो नया वैल्यू आएगा, दैट विल इक्वल टू 114 इनटू 1 मिनट इक्वल्स टू 2.91 इनटू 10⁻⁻⁴ रेडियन। बहुत बढ़िया, अपने को थीटा रेडियन में आ गया। अपने पास d है, अपने पास थीटा है, क्या हम r फाइंड कर सकते हैं, इजीली फाइंड कर सकते हैं। चलिए वैल्यूज को याद रख देते हैं। d तुम कितना हो, तो d बोला मैं हूं 1.276 इनटू 10⁻⁷। हम बोले बहुत बढ़िया। r तुमको फाइंड करना है। थीटा तुम कितना हो, तो थीटा बोला मैं हूं 114 इनटू 2.91 इनटू 10⁻⁴। यहां पे पॉइंट है। ओके बच्चों, क्या आप इसे आप सोल्व कर सकते हैं, तो आप बोलिए हाँ हम इसे सोल्व कर सकते हैं। दिस विल बी इक्वल टू 1.276 इनटू 10⁻⁷ होल डिवाइडेड बाय 114 इनटू 2.91 इनटू 10⁻⁴। अगर इसको आप सोल्व कीजिएगा तो दिस डिस्टेंस विल बी इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम अर्थ, डिस्टेंस ऑफ चंदा मामा फ्रॉम धरती माता। ओके बच्चों, तो जल्दी से इसको सोल्व कीजिए। इसका आंसर मैं आपको बताता हूं। इसका आंसर है 3.84 इनटू 10⁻⁸ मीटर। 3.84 इनटू 10⁻⁸ तो नोट इट डाउन फास्ट। इसका चलते हैं फिर दूसरे क्वेश्चन पे। इसका मैं आपको पढ़ाऊंगा बच्चों कि बहुत छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स का साइज कैसे फाइंड करते हैं। ओके, तो जल्दी से इसको नोट कीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक इज एस्टिमेशन ऑफ वेरी स्मॉल डिस्टेंस, साइज ऑफ मॉलिक्यूल। नेक्स्ट टॉपिक इज estimation of very small distance, that is size of molecule। अब सोचो साइज ऑफ मॉलिक्यूल कितना छोटा है, इतना छोटा कि अपने को दिख भी नहीं सकता है, फिर भी हम चाह रहे हैं क्या, उसका डिस्टेंस, उसका जो साइज, उसका थिकनेस जो है वो मेजर करना। तो क्या करें कि अपने को साइज ऑफ मॉलिक्यूल मेजर हो पाए। तो बच्चों साइज ऑफ मॉलिक्यूल आपको मैं बताया था कि एटम का जो साइज होता है वो 10⁻⁻10 का होता है। रेडियस ऑफ एटम एंगस्ट्रॉम के टर्म में आता है, 10⁻⁻10 के टर्म का होता है। ये मॉलिक्यूल की बात होती है। उससे थोड़ा सा बड़ा 10⁻⁻9 होगा, 10⁻⁸ होगा, लेकिन है तो फिर भी बहुत छोटा। तो जो चीज अपने को दिख भी नहीं रहा है उसका भी अपने को क्या करना है, थिकनेस मेजर करना है। ठीक है, एंड दिस इज द स्कोप ऑफ एक्साइटमेंट इन फिजिक्स, जिसकी हम बात कर रहे थे पिछले चैप्टर में। तो चलिए देखिए इसके लिए हम क्या प्रोसेस यूज करते हैं, क्या प्रोसीजर यूज करते हैं।
एक एक्सपेरिमेंट है, उस एक्सपेरिमेंट को मैं आपको बता रहा हूँ, हालांकि पूरे डिटेल में आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, लेकिन फिर भी मतलब मैं कोशिश करता हूँ आपको पूरा का पूरा समझा देने का। उस एक्सपेरिमेंट में एक्चुअली हम क्या परफॉर्म करते हैं और कैसे साइज ऑफ मॉलिक्यूल को मेजर करते हैं। ठीक है, तो टॉपिक लिखिएगा बच्चों, मेजरमेंट ऑफ साइज ऑफ ओलिक एसिड। मेजरमेंट ऑफ साइज ऑफ ओलिक एसिड, ओलिक एसिड के मॉलिक्यूल के साइज को मेजर करना। देखो थीम क्या है एक्सपेरिमेंट का, कैसे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं। मान लीजिए कि जो भी मॉलिक्यूल्स होंगे वो किस ढंग से अरेंज होंगे, वो कुछ ऐसे अरेंज होंगे, एक के ऊपर एक। मॉलिक्यूल्स तो ऐसे ही अरेंज होते हैं ना, हमने पढ़ा भी है कि सॉलिड के अंदर क्या होता है, मॉलिक्यूल जो होते हैं टाइटली पैक होते हैं, लिक्विड के अंदर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं और ज्यादा लूजली पैक होते हैं, और गैस में सबसे ज्यादा लूजली पैक होते हैं। तो ये तो लिक्विड है, ओलिक एसिड क्या है, यहाँ पे ये लिक्विड फॉर्म में हम यूज कर रहे हैं, तो थोड़ा सा लूजली पैक इसके मॉलिक्यूल्स होंगे। अब क्वेश्चन है यहाँ पे अरेंज कर सकते हैं कि सर आपने ओलिक एसिड यहाँ पे क्यों लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे ओलिक एसिड इसलिए लिया गया है कि ओलिक एसिड के मॉलिक्यूल्स का साइज थोड़ा क्या होता है, बड़ा होता है। अब बड़ा होता है फिर भी बहुत छोटा होता है। अब बहुत छोटे में बड़ा है उसको हम क्या बोलेंगे, रेफरेंस के टर्म में यूज कीजिएगा। अगर आप दूसरे मॉलिक्यूल से उसकी रेफरेंस इसका लीजिएगा, हाइड्रोजन से कंपेयर कीजिएगा, हीलियम से कंपेयर कीजिएगा, तो उससे कंपेयर में थोड़ा सा इसका साइज क्या है, बड़ा है, लेकिन फिर भी है ये बहुत ही छोटा। अपने डे टू डे लाइफ के डिस्टेंसेस से मेजर करेंगे तो उससे कंपेयर में क्या है, ये बहुत छोटा है, 10⁻⁸ मीटर के टर्म का ये भी होता है। ओके बच्चों, तो ये जो मॉलिक्यूल्स इस ढंग से रहते हैं बच्चों, तो यहाँ पे तो क्लियर है कि ये वाला जो मॉलिक्यूल है वो अपना वेट नीचे अप्लाई कर रहा होगा, और अगर ये नीचे वेट अप्लाई कर रहा है और ये दोनों जो मॉलिक्यूल्स हैं ये इसको थोड़ा सा भी जगह दे दे नीचे आने का, तो क्या होगा, अगर थोड़ा सा भी जगह दे दे नीचे आने का तो ये इनके बीच में आ जाएगा। यानी अगर ये दोनों मॉलिक्यूल्स लूजली बाउंडेड रहे या इस मॉलिक्यूल के आसपास हम ऐसे मॉलिक्यूल को रख दें जो कि कुछ देर के बाद उड़ जाए यहाँ से, हम क्या कर रहे हैं, हम इस वाले मॉलिक्यूल को एक हेवी मॉलिक्यूल रख रहे हैं और ये वाला जो मॉलिक्यूल्स है ये ऐसा मॉलिक्यूल हम दे रहे हैं कि अपने आप क्या हो जाए, उड़ जाए, वैनिश हो जाए। ठीक है, जैसे वोलेटाइल होता है, पेट्रोल की बात करते हैं, पेट्रोल क्या होता है, उड़ जाता है, तो पेट्रोल के मॉलिक्यूल्स क्या गए, वहां से भाग गए हैं। तो हम एक ऐसे मॉलिक्यूल्स यहाँ के आसपास लगा दें जो कि अपने आप हट जाएं, तो जितने भी ये सब मॉलिक्यूल्स होंगे, ये सब मान लो सेकंड लेयर वाले जो भी मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या आएंगे, वो नीचे आ जाएंगे, नहीं आएंगे, वो नीचे आ जाएंगे। तो अपना जो फाइनली जो इस ढंग से ढेर जो लगा हुआ था मॉलिक्यूल्स का, वो मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट कैसा जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा, लाइक दिस। और ऐसा अगर मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट बच्चों हो जाएगा तो अब हम बोल सकते हैं कि इन दिस केस वी आर हैविंग ओनली वन लेयर ऑफ मॉलिक्यूल। जब सिर्फ एक ही लेयर ऑफ मॉलिक्यूल है तो क्या अब इसका थिकनेस हम मेजर कर सकते हैं, तो बहुत इजीली। जितना थिकनेस इस लेयर का होगा, जितना थिकनेस इस लेयर का होगा उतना ही होगा डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल। जितना थिकनेस इस लेयर का होगा उतना ही होगा डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल। और हम जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं ओलिक एसिड के साइज को मेजर करने के लिए, उसमें हमारा प्रैक्टिकल अप्रोच यही रहता है कि कैसे भी करके जो मॉलिक्यूल्स बहुत सारे नंबर में होते हैं उनका हम एक पतला लेयर बना दें, एक ऐसा लेयर बना दें जिसमें बस एक ही लेयर उनका लाई कर रहा हो, नॉट मोर देन वन। ठीक है, तो ये देखिए इस वाले एक्सपेरिमेंट में क्या क्या परफॉर्म किया जाता है। तो देखो स्टेप क्या क्या है। सबसे पहले हम क्या करते हैं बच्चों, अल्कोहल और ओलिक एसिड का सॉल्यूशन बनाते हैं। और सॉल्यूशन का क्वांटिटी क्या होता है, सॉल्यूशन जानते हो ना, शरबत पीते हो ना घर में, क्या करते हैं, चीनी पानी नींबू उसमें क्या करते हैं, मिक्स करते हैं, दैट इज सॉल्यूशन। ये केमिस्ट्री का टॉपिक है, चैप्टर क्लास 12 में सॉल्यूशन बहुत डिटेल में आपको पढ़ना है, आपको केमिस्ट्री वाले सर अच्छे से बताएंगे उस टाइम। ठीक है, अभी फिलहाल बस जान लीजिए क्या कि जो सॉल्यूशन की हम बात कर रहे हैं, सॉल्यूशन यहाँ पे प्रिपेयर कर रहे हैं किसका किसका, ओलिक एसिड का और अल्कोहल का। अल्कोहल का क्यों बना रहे हैं, क्योंकि अल्कोहल जो होता है बच्चों वो वोलेटाइल होता है, अल्कोहल में क्या होता है, उड़ जाता है। और अल्कोहल जो है वो इजीली स्पेस दे देता है किसको, ओलिक एसिड को, टू गेट सेटल डाउन इन अ लेयर, सिंगल लेयर में सेटल डाउन हो जाए और खुद क्या हो जाए, उड़ जाए।
ठीक है, तो हम सबसे पहले स्टेप 1 में क्या करते हैं, स्टेप 1 में 19 सीसी, सीसी मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर, अल्कोहल प्लस 1 सीसी ओलिक एसिड, इसका सॉल्यूशन प्रिपेयर हमने किया। इसका सॉल्यूशन जब हमने बच्चों प्रिपेयर किया तो अपने पास टोटल सॉल्यूशन कितना है, टोटल सॉल्यूशन अपने पास हो गया 19 सीसी प्लस 1 सीसी दैट इज इक्वल टू 20 सीसी, सीसी मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर। तो नाउ वी आर हैविंग 20 cubic centimeter of solution contain 1 cubic centimeter of oleic acid। 20 cubic centimeter of solution contain 1 cubic centimeter of oleic acid। तो हम बोल सकते हैं बच्चों 1 cubic centimeter 1 cc of solution will contain 1/20 cc of oleic acid। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने 20 cc वॉल्यूम क्या किया, सॉल्यूशन बनाया जिसमें 1 cc क्या था, ओलिक एसिड था। अब हम क्या कर रहे हैं, अब सेकेंड स्टेप में इस वाले सॉल्यूशन में से 1 cc सॉल्यूशन को बाहर निकाल रहे हैं और फिर से उसको मिक्स कर दे रहे हैं, किसके साथ, फिर से उसको मिक्स कर दे रहे हैं 19 cc ऑफ अल्कोहल के साथ। समझ में आ रहा है ना, मतलब आपने क्या किया, आपने घर में शरबत बनाया, शरबत में क्या किया, आपने 1 गिलास पानी लिया, उसमें 1 स्पून क्या किया, चीनी डाला। तो ऐसे ही ऑलरेडी आपने क्या किया, बहुत कम चीनी डाला उसमें, उसको अच्छे से मिला दिया। अब उसमें से 1 स्पून आपने पूरे शरबत के मिक्सचर को निकाल रहे हैं और फिर क्या कर रहे हैं, उसको 1 गिलास पानी में फिर से पुट कर दे रहे हैं। तो चीनी का क्वांटिटी क्या हो जाएगा, और कम हो जाएगा ना, वो तो ऑलरेडी 1 स्पून हम डाले हुए थे 1 गिलास में से, उसको अच्छे से मिक्स किया, उसमें से फिर 1 स्पून बस निकाल रहे हैं। अब 1 गिलास में 1 स्पून ऑलरेडी क्या था, शुगर था, और उस पूरे के पूरे मिक्सचर में से 1 स्पून हम निकाल रहे हैं, उसको फिर 1 ग्लास प्योर वाटर में पुट कर रहे हैं। तो आप सोचिए कि क्वांटिटी ऑफ शुगर वहां कितना कम हो जाएगा। वैसे ही यहां पे हमने क्या किया था, 19 सीसी में 1 सीसी ओलिक एसिड बना दिया, उसको खूब अच्छे से मिक्स कर दिया और उस 20 सीसी के सॉल्यूशन में से 1 सीसी सॉल्यूशन को निकाला और फिर उस 1 सीसी के सॉल्यूशन को 19 सीसी अल्कोहल के साथ मिक्स कर दिया। यानी अपना जो डाइल्यूट, हम क्या कर रहे हैं, सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर रहे हैं, उसका क्या हो रहा है, उसका जो पूरा का पूरा ऐसे केमिस्ट्री का टर्म है, तो आप समझ सकते हैं क्या कि अपने नए वाले सॉल्यूशन में ओलिक एसिड का कंटेंट क्या हो जाएगा, और भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो स्टेप 2 में हम क्या कर रहे हैं, 1 सीसी को लेकर के आ रहे हैं। तो इसका क्या कर रहे हैं, नाउ 1 सीसी ऑफ दिस प्रिपेयर्ड solution is mixed with 19 cc of alcohol। अब 1 cc को 19 cc से फिर से मिक्स कर दिए, तो बच्चों हम क्या बोल सकते हैं, दिस implies यहां पे हम बोल सकते हैं बच्चों कि यहाँ पे 20 cc of solution contain कितना कंटेंट क्यों है, 20 cc of solution contain 1/20 cc of oleic acid। तो therefore 1 cc of solution will contain 1/20 into 20 cc of oleic acid। ओके बच्चों, तो हमने क्या किया, हमने 2 स्टेप में सॉल्यूशन प्रिपेयर किया। पहले स्टेप में 1 cc को 19 cc से मिक्स किया, उसमें से 1 cc निकाला और फिर से उसको 19 cc अल्कोहल के साथ मिक्स कर दिया। यानी अब जो अपने पास फाइनल सॉल्यूशन है उसके 1 क्यूबिक सेंटीमीटर में 1/400 क्यूबिक सेंटीमीटर क्या है, 1/400 क्यूबिक सेंटीमीटर ओलिक एसिड है। ठीक है, तो अब बच्चों आगे हम लिख सकते हैं, नाउ वी आर हैविंग now we are having 1/400 20 into 20 कितना लगेगा, 400 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ ओलिक एसिड in
1 cc ना 1 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो अपना फर्स्ट पार्ट एक्सपेरिमेंट का कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने क्या किया, सॉल्यूशन को प्रिपेयर कर लिया। ओके बच्चों, अब क्या करते हैं हम, केमिस्ट्री लैब में एक इक्विपमेंट होता है बच्चों, इस तरह का कुछ होता है, उसका नाम तो एक याद नहीं आ रहा है, लेकिन बस ध्यान रखिएगा, इस वाले ऐसा एक इक्विपमेंट होता है। इसमें क्या होता है, इसमें मार्किंग होते हैं। इसमें हमने इस वाले सॉल्यूशन को पुट कर दिया, मान लीजिए हमने यहां तक पुट कर दिया, बर्नेट साइड इसका नाम होता है, ठीक है ना, यहां पे लॉक लगा रहता है, और यहां पे हमने सॉल्यूशन पुट कर दिया बच्चों, और उसके बाद इसमें रीडिंग हमने देखा, मान लीजिए दिस इज इक्वल टू 30 क्यूबिक सेंटीमीटर है। हमने इसको ओपन कर दिया, तो इससे क्या होगा, इससे ड्रॉप ड्रॉप सॉल्यूशन गिरना चालू होगा। जब ड्रॉप ड्रॉप सॉल्यूशन गिरना चालू हुआ, तो मान लीजिए आफ्टर 20 ड्रॉप, 20 ड्रॉप के गिरने के बाद ये रीडिंग गिर करके आ गया कितना, 20 सीसी पे। तो हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि 20 ड्रॉप्स इक्वल्स टू इतना सॉल्यूशन का फॉल हुआ है, 40 से 20 सीसी हुआ है ना, यानी 10 सीसी, 10 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स टू 20 ड्रॉप्स। तो 1 ड्रॉप इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1 ड्रॉप इक्वल्स टू 10 डिवाइडेड बाय 20 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ सॉल्यूशन। या फिर आप बोल सकते हैं 1 ड्रॉप में 1/2 क्यूबिक सेंटीमीटर आपका क्या है, सॉल्यूशन हो रहा है। तो यहां से अपने को 1 ड्रॉप का वॉल्यूम मिल गया, और जैसे ही बच्चों आपको 1 ड्रॉप का वॉल्यूम मिल जाएगा, तो उसके बाद अपना काम आसान अभ्यास होगा। ये मैं ऐसे ही नॉर्मल डाटा आपको बताया, प्रैक्टिकली ये वैल्यू नहीं होता, वो कुछ और होता होगा, ठीक है, वो तो आप एक्सपेरिमेंट कीजिएगा तो मालूम चलेगा। तो यहाँ पे हम कर रहे हैं लेट वॉल्यूम ऑफ ईच ड्रॉप बी वी, हर एक ड्रॉप का वॉल्यूम कितना है, v है। और अगर ईच ड्रॉप का वॉल्यूम v है और हम n ड्रॉप पुट करने वाले हैं अपने एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए, तो उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, n into v। तो देखिए अब इसके आगे क्या कर रहे हैं बच्चों, इसके बाद हम क्या करते हैं, वाटर लेते हैं, इसी पॉट में वाटर लेते हैं, और इस वाटर के ऊपर क्या करते हैं, इस वाटर के ऊपर लाइकोपोडियम पाउडर पुट कर देते हैं। वाटर के ऊपर हमने क्या किया, लाइकोपोडियम पाउडर पुट कर दिया, वाटर के ऊपर रखते हैं लाइकोपोडियम। वो पाउडर इसलिए रखते हैं ताकि इसके ऊपर आप क्या करना है, इसके ऊपर अपने को ड्रॉप ड्रॉप सॉल्यूशन पुट करना है, ड्रॉप ड्रॉप सॉल्यूशन अपने को इसके ऊपर पुट करना है। और जैसे ही ड्रॉप ड्रॉप हम इसके ऊपर सॉल्यूशन पुट करेंगे बच्चों, तो क्या होगा, वो सॉल्यूशन इसे फैल जाएगा, ठीक है। इसका मान लीजिए ऊपर वाला सरफेस कुछ ऐसा था, पाउडर वाला सरफेस ऐसा था, तो इसमें क्या हुआ, मान लीजिए इतना दूर में अपना सॉल्यूशन क्या हो गया, फैल गया है, और इसमें हमने कितना पुट किया था, ये हमने सॉल्यूशन यहाँ रखा है, और इसमें हमने पुट किया था कितना, n ड्रॉप्स। अब अगर यहाँ पे हमने n ड्रॉप पुट किया है, तो हमने कितना वॉल्यूम पुट किया सॉल्यूशन का, तो ईच ड्रॉप का वॉल्यूम v है, तो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स टू n into v, इतना हमने पुट किया। अब इसको कुछ देर के लिए छोड़ देंगे, जितना ये हो सकता है इंक्रीज, उतना उसको इंक्रीज होने दीजिए, धीरे धीरे क्या होगा, एक्सपेंड होगा ना। किसी पेपर पे तेल का एक आध ड्रॉप पड़ जाता है, तो उसको आधा एक घंटे के बाद हम देखते हैं क्या वो एक्सपेंड होकर एक बड़ा सर्कल बना लिया जाता है, ठीक है। ऐसे ही ओलिक एसिड भी क्या है, ओलिक एसिड भी इट आल्सो कंटेन्स सम ऑयल एलिमेंट, ऑयल की तरह कुछ एलिमेंट उसमें होता है, तो वो भी क्या होगा, एक्सपेंड होता जाएगा। और यहाँ पे तो और भी ज्यादा एक्सपेंशन होगा, क्यों, क्योंकि उसके साथ उसका जो दोस्त था अल्कोहल, वो उसका साथ छोड़ करके अब इवोपोरेट हो रहा है, यानी आसपास का जगह बढ़ते जा रहा है, उसको फैलने के लिए ज्यादा जगह मिल रहा है, तो खूब अच्छे से होगा, एक्सपेंड होगा। और एक बार ये एक्सपेंड हो गया, तो हम क्या करते हैं, तब हम ग्राफ पेपर को लेते हैं, ग्राफ पेपर के इसके ऊपर पुट करते हैं, और जहां जहां ये सॉल्यूशन रहता है वहां वहां अपने को मार्किंग मिल जाती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए बच्चों हमने क्या किया, हमने एक पेपर लिया, मान लीजिए ये अपना क्या था, ये अपना ग्राफ पेपर था, सपोज क्या कीजिए ये अपना क्या था, ये अपना ग्राफ पेपर था। हमने क्या किया, हमने इसको इस सॉल्यूशन के ऊपर ऐसे पुट किया,
और जैसे ही हमने पुट किया तो जितना दूर बच्चों क्या होगा, जितना दूर सॉल्यूशन होगा, मान लीजिए जितना दूर सॉल्यूशन ऐसे एक्सपेंड किया है तो इतना दूर का कलर अलग आ जाएगा और बाकी पाउडर वाले पार्ट का कलर क्या हो जाएगा, अलग आ जाएगा। अब ये क्या है, ये तो ग्राफ पेपर है, और अगर ये ग्राफ पेपर है तो जितना दूर इसका सॉल्यूशन आया है वो पार्ट अपने को क्लियरली विजिबल है, और अपने को मालूम है कि ग्राफ पेपर में बहुत सारे लाइंस प्रेजेंट होते हैं और हर एक दो लाइन के बीच का गैप कितना होता है, 1 mm का होता है। ऐसे ही हॉरिजॉन्टली बहुत सारे लाइंस प्रेजेंट होते हैं, हर एक दो लाइन के बीच का गैप कितना होता है, 1 mm होता है। तो आप बोल सकते हैं ग्राफ के पेपर के बीच में जो दो लाइंस ऐसे ऐसे होते हैं उनके बीच का एरिया होगा कितना होगा, 1 mm स्क्वायर होगा, 1 mm लेंथ 1 mm विड्थ। तो ऐसे हम क्या करेंगे, ये टोटल इसमें बॉक्स काउंट कर लेंगे, बॉक्स कितने होंगे, बॉक्स 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के होते हैं, और बॉक्स के अंदर सबसे छोटा वाला जो बॉक्स होता है वो 1 mm स्क्वायर का होता है। तो इसके हिसाब से हमको क्या मिल जाएगा, इसका एरिया मिल जाएगा। ठीक है ना बच्चों, तो एक बार अपने को एरिया मिल गया, वॉल्यूम अपने को मिल गया है, तो अब एरिया अपने को मिल जाएगा। तो एरिया ऑफ स्पॉट फाइंड कर लेंगे। मान लीजिए कितना आया, ए आया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना था, NV था, NV क्यूबिक सेंटीमीटर हमने क्या किया था, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिया था। अब देखिए पहले हमने कैलकुलेट कर किया है क्या कि 1/400 cc 1/400 cc 1 cc सॉल्यूशन में है, 1 cc सॉल्यूशन, इसको ऊपर में मिटा रहा हूं। इसके पहले हमने बच्चों क्या कैलकुलेट कर लिया था कि 1 cc ऑफ सॉल्यूशन 1/400 cc ऑफ ओलिक एसिड, since 1 cc solution contain 1/400 cc ओलिक एसिड। तो यहां पे हम कितना सॉल्यूशन लिए हैं, NVCC सॉल्यूशन लिए हैं, तो therefore NVCC solution contain NV/400 cc ओलिक एसिड। तो ये अपने को ओलिक एसिड का कंटेंट मिल गया, वॉल्यूम मिल गया, और अपने को मालूम है बच्चों वॉल्यूम इक्वल्स टू क्या होता है, वॉल्यूम इक्वल्स टू होता है थिकनेस या लेंथ इनटू एरिया, एरिया इनटू हाइट। आप बोलिए हाइट इनटू एरिया, ये क्या होता है, ये वॉल्यूम होता है। तो वैल्यू ऑफ वॉल्यूम कितना है, वैल्यू ऑफ वॉल्यूम है NV/400 इक्वल्स टू हाइट क्या है, थिकनेस होगा, जो थिकनेस हम कैलकुलेट करना चाह रहे थे, और इनटू एरिया अपने को ग्राफ का एरिया कितना मिला है, a मिला है। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे बच्चों तो अपने को मिल जाएगा क्या, फिर से अपने को मिल जाएगा थिकनेस T इक्वल्स टू NV/400 A। दिस इज थिकनेस ऑफ, दिस इज थिकनेस ऑफ लेयर ऑफ ओलिक एसिड, and since it is expanded, क्या किया, फैल गया ना, एक्सपेंडेड है, therefore ऐसा हम क्या यूज कर रहे हैं, ऐसा हम यूज कर रहे हैं कि इसका ये वन लेयर ही है। तो बस इतना ही लिखे, दिस इज थिकनेस ऑफ ओलिक एसिड एंड hence this is equal to diameter of one molecule। ठीक है, तो ये क्या था, ये एस्टिमेशन था, हमने क्या किया, एस्टिमेट लगाया। ठीक है, हमने एस्टिमेट लगाया है कि ओलिक एसिड के एक मॉलिक्यूल का जो डायमीटर होगा वो कितना होगा। ओके बच्चों, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इतना डिटेल में एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, वो थोड़ा इंटरेस्टिंग था, आपको मालूम होना चाहिए, इसलिए मैंने आपको इतना डिटेल में बता दिया। बाकी एनसीईआरटी में भी इतना डिटेल में नहीं दिया हुआ है, फिर भी आप क्या कीजिएगा, एक बार रीड जरूर कर लीजिएगा एनसीईआरटी। ठीक है, ये टॉपिक है, टॉपिक का नाम क्या था, एस्टिमेशन ऑफ वेरी स्मॉल डिस्टेंस दैट इज साइज ऑफ मॉलिक्यूल। ओके बच्चों, अब इसके बाद यहाँ पे अपना चैप्टर फिनिश होता है। कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको रट लेना चाहिए, जो कि आपको याद होना चाहिए। तो वो पॉइंट कौन कौन से हैं देखिए, मैं आपके सामने रख दे रहा हूँ, उसको नोट जरूर कर लीजिए। तो इन सभी पॉइंट्स को आप लिख लीजिए।
इन सभी को आप जरूर याद कर लीजिएगा। ये भी आपको एग्जाम में एमसीक्यू में आ सकते हैं। क्या क्या है? रिलेशन बिटवीन सम प्रैक्टिकल यूनिट्स एंड स्टैंडर्ड मेजरमेंट। स्टैंडर्ड मेजरमेंट और प्रैक्टिकल यूनिट के बीच का कुछ रिलेशन है, ये आपको रट लेना है। 1 लाइट ईयर क्या होता है? देखो 1 लाइट ईयर होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। तो इसको तो आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं, इसको चाहिए तो कैलकुलेट भी कर सकते हैं। आपको मालूम है डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, तो 1 लाइट ईयर का डिस्टेंस हमने मेजर करना है। लाइट का स्पीड कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। टाइम की बात कर रहे हैं, 1 ईयर में डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो 1 ईयर कंटेन्स 365 डेज, 1 डेज कंटेन्स 24 आवर, 1 आवर कंटेन्स 60 मिनट, 1 मिनट कंटेन्स 60 सेकंड। इसको जब आप सोल्व कीजिएगा तब आपको वैल्यू इतना की 4 आ जाएगा। तो 1 लाइट ईयर क्या होता है? 1 लाइट ईयर इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। आपको इसका वैल्यू याद होना चाहिए, ये एमसीक्यू में आ सकता है। 1 पारसेक का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ही ये डिस्टेंस होता है, या फिर 3.26 लाइट ईयर के इक्वल होता है। ये वैल्यू भी आपको याद रखना है। इसमें मैं आपको कुछ हेल्प नहीं कर सकता हूँ, इसके लिए कोई ट्रिक भी नहीं है, ये आपको रटना ही पड़ेगा। अगर पूरा का पूरा इस वाले चैप्टर में स्कोर करना है तो इन वैल्यूज को आपको रटना पड़ेगा। सिमिलरली 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ये क्वेश्चन बार-बार मैं पूछता हूं। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट किसके इक्वल होता है? तो किसके इक्वल होता है? 1.496 × 10⁻11 मीटर। 1 एक्स-रे यूनिट 10⁻³ मीटर। ठीक है, तो सभी वैल्यूज को आप अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा। इसको जल्दी से आप यहाँ पे क्या कीजिए, आप ये स्क्रीन लॉक करके इन सभी चीजों को नोट कर लीजिए। मैं साइड हो जाता हूँ, आपको पूरा स्क्रीन मेरे ख्याल से विजिबल होगा। ठीक है बच्चों, और अब मेरा आपसे क्या बोलना है कि एनसीईआरटी चैप्टर 2 के एक्सरसाइज को सोल्ड प्लस अनसोल्ड, ठीक है, क्योंकि हमने क्या किया, हमने एक एक टॉपिक आपको पढ़ा दिया है। इसमें लेंथ मेजरमेंट सब कुछ बता ही दिया, एरर एनालिसिस बता दिया, डायमेंशनल एनालिसिस बता दिया, सिग्निफिकेंट फिगर बता दिया, ऑलमोस्ट हर एक चीज में आपको बता दिया है। ऐसा कुछ नहीं जो कि इसमें मिसिंग है। और प्लस एनसीईआरटी के अलावा भी मैंने आपको क्या किया, बहुत ज्यादा अमाउंट में न्यूमेरिकल्स भी इस पे सोल्व करा दिया है। तो अभी आपकी रिस्पांसिबिलिटी है कि आप कितना इस चैप्टर को और बेहतर अपने लिए कर सकते हैं। जितना ज्यादा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज्यादा आप बेहतर होते जाइएगा। अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या सोल्व चालू करेंगे, चैप्टर 3 चालू करेंगे। इसमें कुछ भी अगर आपको डाउट आ रहा है, इस वाले चैप्टर में आपको कुछ भी डाउट आ रहा है, तो आप प्लीज ये स्कूल को इन्फॉर्म कीजिए। उसके अकॉर्डिंग जैसे मुझे मालूम चलेगा कि एक पार्टिकुलर बच्चे को डाउट है, उसका मैं अलग से सेशन लेने की कोशिश करूंगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा, आपने लेक्चर को एंजॉय किया होगा। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल जहां पे ग्रुप ऑफ स्कूल।